Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 6th lecture of some basic concepts of chemistry for class 11. So in this lecture we will start mole concepts. So before starting I will give some introduction regarding mole concepts. Okay. So सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। और हीलियम का होता है 4, लिथियम का 7, ठीक है। और मैग्नीशियम 24, सोडियम 23, ठीक है। इसी तरीके से बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 और सल्फ़र 32 एंड ऐसे ही लगभग 20-25 एलिमेंट्स के आपको क्या होने चाहिए, मास याद होने चाहिए, ठीक है ना। अभी क्या होता है, इन सबों से बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देख लीजिए कि कितना होता है, इस तरीके की कुछ वैल्यू होंगे, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा क्या, एटॉमिक मास, ठीक है ना। एटम का कुछ अपना मास ऑक्यूपाई करता है, वही चीज़ हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, ठीक है। फ्लोरीन का कितना होता है बच्चों, फ्लोरीन का होता है आपका 19, ओके। 18 पॉइंट समथिंग होता है जिसको हम लोग 19 ले लेते हैं। ये इसका हो गया एटॉमिक मास, ओके। तो सर इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा बहुत कुछ है बच्चों। इससे हम लोग किसी भी कंपाउंड का मोलर मास निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास जो होता है हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया H2O और बोला कि इसका ज़रा हमको मोलर मास निकाल के बताइए, तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन का देखा कितना होता है 1, तो यहाँ 1 लिखा, इनटू कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, यहाँ पे हमने देखा अपने 16, तो 16 जो है ये ऑक्सीजन का मास आ गया, तो 2 + 16 कितना हो जाएगा 18। ये हो जाएगा बच्चों मास किसका, मोलर मास H2O का। इसी तरीके से अगर H2SO4 के कोई कंपाउंड दिया हुआ है और इसमें हमारा क्या पूछ ले कि इसका मोलर मास बताइए, ठीक है ना। मॉलिक्यूल का मास हो या एटम का मास हो या कंपाउंड का मास हो, हम कंबाइन वे में उसको क्या बोलेंगे बच्चों, मोलर मास। अब ये किस में आता है, अगर एक जो है मॉलिक्यूल हमने H2O का लिया है तो ये क्या किस में आएगा, AMU में आएगा। अगर 1 मोल ले लिया ना तो बच्चों वही ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो AMU जो होता है वो ग्राम से बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी। अभी आप लोगों को फील करा देंगे, बस आप लोग बस जो हम कह रहे हैं इसको सोचते जाइए, समझते जाइए क्या कहना चाह रहे हैं, इसको देखते जाइए, और ये सब याद करने का भी ट्रिक बता देंगे बच्चों, ठीक है ना। इसमें भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये तो बस एक इंट्रोडक्शन टाइप का मैं दे रहा हूँ कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जनरल सी बातें। और भी कई हैं, आयरन जैसे 56 है, कॉपर 63.5 है, तो जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम लोग देख लेंगे। फिलहाल देखिए H2SO4 है तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, सल्फ़र 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 4। इस तरीके से जब आप निकालने जाएंगे तो ये लगभग 98 आएगा, ठीक है ना। 64, 32, ठीक है, 2 98 आ गया, ठीक है ना। अगर एक H2SO4 है तो क्या आएगा 98 AMU। अगर 1 मोल H2SO4 है तो ये AMU हट करके क्या बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा। यही मोल और एक एटम मतलब एक मॉलिक्यूल में रिलेशन होता है, ठीक है बच्चों। ऐसे कोई सा भी आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए CO2 है, हमसे पूछा इसका मोलर मास बताइए, तो कार्बन का कितना है, यहाँ देख लिए 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 2 कितना हो गया 44 हो गया, ठीक है ना। एक कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मॉलिक्यूल है तो उसका क्या आएगा, यूनिट AMU में आएगा। अगर बोल दे 1 मोल है तो 44 ग्राम, 2 मोल है तो 88 ग्राम, ठीक है ना। इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हो गई बातें जनरल सी। अब मोल क्या होता है बच्चों, देखिए मोल क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर है 1 2 3 4 ऐसे करते गए और 12 पे आए, तो जैसे ही 12 पे आए तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डज़न भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अपनी कन्वीनियंट के लिए हम लोग फ्रूट की दुकान पे जाते हैं और बनाना खरीदते हैं, बोलते हैं 1 डज़न बनाने दे दीजिए, केला दे दीजिए, ठीक है, तो वो हमको दे देता है। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते गए 100 आया, फिर कितना आया 1000 आया, फिर कितना आया, फिर लैक्स आया, है ना, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, ये सारे वैल्यू आए ना। तो ऐसे ही खोजते खोजते एक बहुत बड़ा नंबर आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल,
तो मोल में कितना होता है अभी ये सब फील करने की जरूरत है, अभी बस ये समझिए। जैसे डजन एक काउंटिंग नंबर है ना, उसी तरीके से मोल भी क्या होता है, एक काउंटिंग नंबर होता है, ठीक है ना। बस उसको क्या करते हैं हम लोग, नंबरिंग करने के लिए यूज करते हैं। किसकी नंबरिंग, फंडामेंटल पार्टिकल्स की नंबरिंग के लिए। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी क्या लें, पानी लें, है ना, इतना सा भी पानी लेंगे तो उसमें इतने ज़्यादा पार्टिकल होते हैं कि लाख करोड़ और 10 करोड़ ये सब जो है वैल्यू बहुत छोटी पड़ जाएगी उसके आगे। इसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल वाटर के होंगे कौन होगा, H2O। तो H2O जो होगा वो बहुत सारे होंगे, इतने होंगे कि आपका मिलियन ट्रिलियन जिलियन सब छोटा पड़ जाएगा। तो उसके लिए कुछ नंबर डिफाइन किया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल। अभी उसकी मैं फिल कराता हूँ। फिलहाल मोल का यूज क्या है ये देखिए। अभी मोल का आप लोग का एक भी पैसे का डाउट नहीं रह जाएगा, बस ये तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये देखिए मोल को हम लोग 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी तो हमने क्या बोला, नंबर के तौर पर, ठीक है। तो नंबर इससे निकाल लेंगे, कितने नंबर ऑफ एटम हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, इस तरीके की बातें हम इससे कर सकते हैं। दूसरा वेट की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और तीसरा वॉल्यूम की बात कर सकते हैं। इसका मतलब मोल जो है 3 तरीके से यूज होता है, ठीक है। अब ये कैसे यूज होता है ये तो आगे जब हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे तब समझ में आएगा, है ना। और सब कुछ आसान हो जाएगा, अभी घबराइए मत, ठीक है। तो मोल के 3 फॉर्मूले होते हैं। जब हम लोग नंबर्स की बात करते हैं तो मोल को हम लोग n से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू नंबर, मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं, और उसको हम लोग अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास 44 केले दिए हुए हैं, या आप ले लीजिए 48 केले दिए हुए हैं और हमसे कोई पूछ ले कितना डज़न, तो एक डज़न में कितना होता है, 12 केले, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया, यानी 4 डज़न केले हो गए, ठीक है ना बच्चों। अब वही हमसे कोई पूछ ले कि 24 केले में कितना डज़न, तो हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आ जाएगा, तो 2 डज़न हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा स्टैंडर्ड होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जैसे कोई पार्टिकल दिया हुआ है, कितने हैं, मान लीजिए आपसे कहा कि कोई कंटेनर है और उसमें 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 क्या है, H2O के ही चलिए मॉलिक्यूल है। अब बताइए कितने मोल हैं, तो आप क्या करेंगे बच्चों, हमारे एक मोल में कितने नंबर होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स आ सकते हैं। एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, जो भी होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, उसकी मेजरमेंट के लिए ये स्टैंडर्ड हमारा काम करेगा। जैसे डज़न के लिए 12 रहता है, हमको निकालना है, नंबर दिया है कितना डज़न है तो 12 से डिवाइड कर देते हैं। उसी तरीके से कोई बड़ा सा नंबर दिया है, पूछे कितना मोल है, तो हम इस स्टैंडर्ड को, जिसको हम लोग अवोगाड्रो बोलते हैं, जिसको Na से डिनोट करते हैं, उससे डिवाइड कर देंगे। यानी अगर इसमें कोई पूछ ले कितना मोल हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो H2O के कितने पार्टिकल, कितने मोल कंटेनर में है ये पता चल जाएंगे। अब देखो ये सीधे 2 टाइम जा रहा है, 2 टाइम, ठीक है। और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का साइन आएगा, यानी 10 टू द पावर 24 माइनस 23 10 टू द पावर 1, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20 मोल में आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हों और हमसे मोल पूछ ले तो हमारा स्टैंडर्ड क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड करते हैं, मोल आ जाता है। इसी तरीके से हमारा ग्राम में वेट दिया रहेगा, मतलब वेट जो हमारा ग्राम में दिया रहेगा, है ना। अगर ग्राम को हम लोग किससे डिवाइड कर दें, मोलर मास से उसके, तो भी मोल आ जाता है, ठीक है ना। और वॉल्यूम में क्या होता है, हमारे पास कुछ इसकी अलग कंडीशन है कि आपकी STP पर अगर कोई भी गिवन वॉल्यूम का हमको कुछ दिया है सैंपल, उसमें पूछ ले कितना मोल, तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं 22.4 लीटर से, तो मोल का यही यूज़ है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन काफ़ी है बच्चों। अब हम लोग जैसे जैसे अंदर जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, हम लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आता जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी बातें आपको समझ में नहीं भी आई तो अब आपको देखिए कैसे समझ में आता है। चलिए, मोल कॉन्सेप्ट, इट इज़ नथिंग बट अ काउंटिंग नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 डज़न। फिर क्या होता है, ऐसे बढ़ते जाते हैं, 13 14 14 को क्या बोलते हैं, 2 डज़न। 1000, 10 टू द पावर 5 को क्या बोलते हैं, लाख। 10 टू द पावर 6 को मिलियन। 10 टू द पावर 9 को बिलियन। 10 टू द पावर 12 को ट्रिलियन, है ना। ये 10 टू द पावर 5 का मतलब क्या है, 1 के बाद 5 जीरो है। 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या है, 1 के बाद 6 जीरो है ना। अब कुछ लोगों को इकाई जहाँ सैकड़ा हज़ार करके आता होगा, कुछ लोगों को पावर्स में समझ में आती होगी बातें। तो बस ये समझिए कि कोई बड़ा नंबर जब होता है तो उसका एक नाम पड़ जाता है ना, कुछ उसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है, उससे हम लोग इसका नाम रखते हैं, मतलब जो भी रखता है इसके बेसिस पर। चलिए ठीक है, उस सब में हमको नहीं जाना, हम बता चुके हैं पहले ही, आपको स्टार्टिंग में ये सब समझाए थे कि कैसे ये सब होता है।
1000, 10 टू द पावर 5 को लाख बोल दिए, 10 टू द पावर 6 को मिलियन, 10 टू द पावर 9 को बिलियन, 10 टू द पावर 12 को जिलियन, है ना। तो इस तरीके से नंबरिंग हुई। अब 10 टू द पावर 12 से भी ज़्यादा क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं हमारे। अगर इतने हाथ में हमने पानी ले लिया ना, इतना सा जिसको चुल्लू भर कहते हो, उतना भी पानी ले लेंगे तो हमारे पास ये जितना भी नंबर दिख रहा है ना, सब छोटा पड़ जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल होंगे हमारे हाथ में। बात समझ में आई? तो चलिए उसी को देखते हैं। सोचिए, अभी ये फ़िलहाल एक तरीके का हाइपो समझ लीजिए, क्वेश्चन नहीं है, बस सोचने के लिए दिया है। हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन अ कप ऑफ टी। आप अगर सोचें कि कितने एटम्स होंगे एक टी के कप में, मतलब चाय के कप में कितना नंबर ऑफ एटम्स सोच सकते हैं आप। तो द एटम्स आर प्रेजेंट इन अ कप ऑफ टी इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर 23। मतलब ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, इतने लगभग रेंज के। अब इतने ही नहीं, इससे ज़्यादा थोड़े बहुत हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन इस रेंज तक के एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक कप चाय में। यानी कि 1 के बाद 23 जीरो। अब आप उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 करोड़, मील, 10 मील, बदू करते जाएंगे ना, तो वो छोटा पड़ जाएगा। आपकी जितनी भी काउंटिंग नंबर सब छोटी पड़ जाएगी। ये इतना बड़ा नंबर होता है। अभी अगर फील नहीं आया हो तो आप लोग घबराइए नहीं, अभी फील कराएंगे आप, ठीक है। चलिए, मोल इज काउंटिंग नंबर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। मोल क्या है? एक क्या है? एक काउंटिंग नंबर है। अभी फ़िलहाल के लिए काउंटिंग नंबर समझिए, आगे डेफिनेशन बदलेगी, ठीक है ना। काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4 जैसे हम लोग जोड़ते हैं, वैसे ही एक कोई नंबर है जिसको क्या किया जाता है, मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसकी? फंडामेंटल पार्टिकल के। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं? जैसे आपके घर का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? ईंट है ना, ब्रिक। उसी तरीके से जो हमारे मैटर होते हैं उसका भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है। जैसे एटम से बना होगा, मॉलिक्यूल से बना होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, कैटायंस होगा, एनायंस होगा। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। एक मोल में क्या होता है? इतने नंबर होते हैं। अभी हमने बताया है, यही हमारा स्टैंडर्ड है, 6.022 × 10 टू द पावर 23। इसी को आवागैड्रो नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा नंबर कोई दिया है, पूछ लें हमसे कितना मोल, तो उस नंबर को बड़े वाले इससे डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वो हमारा मोल में आ जाएगा आंसर। बात समझ में आई? चलिए, इन नंबर ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड 1 मोल। अच्छा, ये भी डेफिनेशन होती है। देखिए, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन C12 जो है आइसोटोप्स के, जो भी 12 ग्राम में प्रेजेंट होंगे, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स इज कॉल्ड 1 मोल। मतलब ये तो आपका है ही है, ये पुरानी डेफिनेशन एक तरीके से है, इसको आप समझ लीजिए। C12 क्या होता है बच्चों? जैसे आइसोटोप पाया जाता है कार्बन के, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, है ना, इसका मास होता है। जैसे कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन भी होंगे, तो समेशन ऑफ मासेज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास, ओके। तो मास ऑफ एटम, तो इसका जो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन की वजह से 12 मास होता है। कार्बन 13 का 6 प्रोटॉन लेकिन 7 न्यूट्रॉन होते हैं, और कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसी को कहते हैं, सेम एटमिक नंबर होगा, जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटमिक नंबर हो जाता है। तो सेम एटमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास क्या कहलाता है? आइसोटोप कहलाता है। तो कार्बन 12 जो आइसोटोप है, इसका 12 ग्राम ले लो, है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे। अब बच्चों जाहिर सी बात है कि C12 है, इसको जब हम लोग, मतलब इसको अभी ऐसे ही समझिए, ठीक है ना। C12 का जो है 12 ग्राम हमने लिया, उसको क्या बोल देंगे? 1 मोल बोल देंगे। और उसमें कितने आइटम होते हैं? 6.022 × 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स वर प्रेजेंट। ये अपने आप आपको फील आ जाएगा, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा, ठीक है। सोचिएगा, ध्यान से समझिएगा कि जो C12 कहने का मतलब क्या है? 12 ग्राम की बात कर रहा है, सॉरी, एक मोल में 12 ग्राम होगा। अगर हम C12 की बात कर रहे हैं ना, तो एक एटम C12 में क्या होगा? 12 AMU, और एक मोल में क्या होता है बच्चों? 12 ग्राम। अब 12 ग्राम दिया ही है तो वो कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी हम पिछले उसमें समझाए थे, है ना, कि अगर एक एटम की बात कर रहा तो MU में आता है, अगर एक मोल की बात कर रहा है तो वो ग्राम में आता है। अब C12 अगर इसका 12 ग्राम दिया है तो ऑटोमेटिकली वो क्या है बच्चों? मोल है, 1 मोल, ठीक है। चलिए, अब 6.022 × 10 टू द पावर 23 आइटम्स क्या हैं? प्रेजेंट होंगे किसमें? 12 ग्राम C12 जो है, जो आइसोटोप है, 12 ग्राम के सैंपल। चलिए, अब डेफिनेशन देखिए। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in gram which contains as many particles as there are atoms in 12 ग्राम कार्बन 12 एटम आइसोटोप्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बना रहा है बच्चों। अभी आप लोगों को जब फील आ जाएगी ना, तो ये सब आप लोग के बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और कई बच्चे जानते होंगे ये सब,
ये सब कई बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस ये ना कि थोड़ी डेफिनेशन इसकी जो है कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ बच्चों को बहुत परेशानी हो रही होगी तो थोड़ा ही नहीं होती। अभी ये सब आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इफ़ यू हैव दिस मच मनी, तो आप क्या कहलाएंगे? मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपये, लखपति कहलाते हैं। 1 करोड़ रुपए तो करोड़पति कहलाते हैं। अगर 1 अरब रुपए तो अरबपति कहलाते हैं, है ना। और मिलियन है तो मिलीनियर, बिलियन है तो बिलियनियर, और ट्रिलियन है तो ट्रिलियनियर। इस तरीके से आपको नामांकन कर दिया जाता है। अगर इतना मनी है ना तो लखपति, करोड़पति, अरबपति बहुत छोटा हो गया, आप मोलपति बन गए। और मोलपति जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब कितना बड़ा होता है सर, फील कराइए। तो चलिए अभी हम लोग फील करेंगे। फिलहाल एक बार और इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। दिस नंबर इज़ नोन एज अवोगैड्रो नंबर। 6.022 × 10⁻23 एटम्स या कोई भी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? इस नंबर को हम बोलते हैं अवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। अवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम था। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, मतलब शो कैसे करते हैं? Na। कहीं भी Na लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि कितने पार्टिकल्स की बात चल रही है। 6.022 × 10⁻23, ठीक है, पार्टिकल्स की बात चल रही है। एक मोल में कितने होंगे? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी हो सकते हैं। बात समझ में आए? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जो बहुत छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो बड़े होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब जो बहुत छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स ये सारे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, व्हाट इज़ द टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको जैसे ही समझेंगे मोल की फीलिंग आ जाएगी। कैसे आएगी? व्हाट इज़ द टाइम, टाइम किस में? ईयर में। रिक्वायर्ड टू स्पेंड 1 मोल मनी इफ़ यू आर स्पेंडिंग 1 करोड़ रुपीज़ एवरी सेकेंड। अब देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जो इसको समझ लेगा वो मोल की फीलिंग उसको एकदम बेहतरीन तरीके से आ जाएगी, ठीक है। कह रहा कितना टाइम लगेगा? अगर 1 मोल रुपया मेरे पास है, 1 मोल मनी जो है मेरे पास है, और हम 1 सेकंड में 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो कितना साल लगेगा मेरा 1 मोल ख़त्म होने में? है ना कमाल का क्वेश्चन। चलिए फिर से समझ लीजिए, कितना टाइम लगेगा 1 मोल रुपए खर्च करने के लिए, अगर हम हर सेकंड 1 सेकंड में सोचो 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो एक डाटा दिया हुआ है 2019 में मुकेश अंबानी की जो है, जो कि रिचेस्ट इंडियन है, उनके पास 50 बिलियन जो है रुपये था उनके पास। 50 बिलियन का मतलब समझ रहे हैं बच्चों? बिलियन क्या होता है? मिलियन होता है 10⁻6 और बिलियन क्या होता है 10⁻9, यानी 10⁻9 के रेंज में इनके पास पैसा था। अब देखिए सोल्यूशन इसका कैसे निकलेगा? 1 मोल हमको खर्च करना है 1 सेकंड में, अगर 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो कितना साल लगेगा ख़त्म होने में? अब नंबर ऑफ रुपीज़ स्पेंट इन 1 सेकंड कितना है? 1 करोड़। तो 1 करोड़ कितना होता है बच्चों? 1 के बाद 7 जीरो, उसको क्या लिख लेंगे? 10⁻7। ओके, इतना रुपए 1 सेकंड में खर्च हो रहा है। नंबर ऑफ रुपीज़ स्पेंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना होगा? अरे भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 सेकंड में इतना हो रहा, तो 1 मिनट में कितना होगा? 7 इंटू दिस मच, मतलब 60 इंटू 1 करोड़। आप समझ रहे होंगे बच्चों, 1 सेकंड में 1 करोड़ खर्च कर रहा है, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में कितना करेगा? 60 करोड़ करेगा। आप समझ में आ गई होगी। तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1 मिनट में 60 करोड़ कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो इतना क्या करेगा? करोड़ रुपए खर्च करेगा 1 घंटे में। तो 1 दिन में कितना करेगा? ये सब आप जानते हैं, ठीक है। फिर 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 दिन का खर्च आ जाएगा इसमें। अब इसमें हम लोग 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साल का खर्च आ जाएगा, है ना। नंबर ऑफ मनी स्पेंट इन 1 ईयर, 1 साल में कितना खर्च करेगा? इतना पैसा। और ये कितना होता है? = 315 इंटू 10⁻12, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रिलियन बोलते हैं। मिलियन क्या होता है? 10⁻6, बिलियन क्या होता है? 10⁻9, और ट्रिलियन क्या होता है? 10⁻12। बात समझ में आ रही है? तो इतना जब मल्टीप्लाई किए 1 साल में, अगर 1 करोड़ रुपये पर सेकंड खर्च करेंगे तो 1 साल में इतना पैसा खर्च होगा, 315 ट्रिलियन। ट्रिलियन की जगह 10⁻12 भी लिखा जा सकता है। 315 ट्रिलियन बहुत बड़ी बात होगी ना बच्चों। ये 1 साल में खर्च हुआ। अब हमको क्या चाहिए था कि 1 मोल कितने साल में खर्च होगा? 1 साल में इतना खर्च हो रहा है ना। तो अब देखो इतना ट्रिलियन रुपीज़ 1 ईयर में खर्च हो रहा है, तो 1 रुपये कितने साल में होगा? बात समझिए बच्चों, ये बहुत ही लीनियर वाला मतलब हमारा रिलेशन है, यूनिटरी मेथड। 315 ट्रिलियन रुपीज़ 1 साल में खर्च हो रहा है, तो 1 रुपया कितने दिन में खर्च होगा? तो 315 ट्रिलियन को हम नीचे लेते आएंगे, तो 1/315 ट्रिलियन ईयर्स, मतलब 1 रुपया खर्च करने में इतना साल लगेगा। ये बहुत छोटा है बच्चों, ये बहुत छोटी नंबर है, ठीक है ना। अब आप लोग मैथमेटिक्स अगर नहीं समझेंगे तो बेकार है,
315 ट्रिलियन एक साल में खर्च कर रहा है, तो 1 रुपया कितने साल में खर्च करेगा? 1/315 ट्रिलियन ईयर्स में। ये ट्रिलियन बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये नीचे है ना बच्चों, इसलिए ये बहुत छोटा हो गया। बात समझ में आ रही है? और ये ट्रिलियन ऊपर नहीं है, ये नीचे है। ट्रिलियन 315 के साथ है, 1 ट्रिलियन डिवाइडेड बाय 315 नहीं है, 1/315 ट्रिलियन है। कितना साल लगेगा? बात समझ में? 1 रुपये खर्च करने मतलब बहुत कम समय लगेगा। 0.0000000000001 लगभग सेकंड में खर्च होगा 1 रुपये। बात समझ में? इस तरह का कुछ है। आप ट्रिलियन देख करके ये मत समझिएगा बहुत बड़ी, ये नीचे है डिनोमिनेटर में ट्रिलियन, इसलिए बहुत कम समय, मतलब 1 सेकंड से भी बहुत कम। 1 सेकंड में तो 1 करोड़ खर्च कर रहा है, तो 1 रुपये कितने सेकंड में करेगा? तो 1 सेकंड से बहुत छोटा होगा ना, इनफाइनेटिसमली स्मॉल होगा, स्मॉल टाइम। अच्छा, ये क्यों किए सर? 1 रुपये में क्यों किए हैं? कितने साल में खर्च होगा? क्योंकि हम लोग 1 मोल को देख सकें कितने में खर्च होगा। 1 रुपये इतने साल में खर्च हो रहा है, तो इतना रुपये कितने साल में होगा? तो जब 1 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो इतना बना, तो राइट साइड में भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से, ठीक है ना। तो 1 मोल रुपीज़ जो है वो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1.9 × 10⁹ ईयर्स लग जाएंगे, यानी कि 1.9 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। अब बच्चों 100 साल से ज़्यादा तो आप जीते नहीं हैं, जल्दी ही कोई 100 साल से ज़्यादा 60 साल 70 साल 80 साल में वो जीता ही नहीं, उससे ज़्यादा जल्दी मतलब मिलती नहीं है ज़िंदगी, उतनी लंबी नहीं होती है ज़्यादातर लोगों को। गाँव वगैरह में जो रहते हैं, जो फ्रेश खाते हैं, उनकी बात अलग है। आप सोचिए बच्चों कि 1 सेकंड में 1 करोड़ खर्च कर रहे हैं और आपके पास 1 मोल बस रुपीज़ है। अब वो कितना है कि 1.9 बिलियन ईयर लग जा रहा है। बिलियन ईयर का मतलब समझ रहे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, इस तरीके से 10⁹ पे जब जाएंगे 10 करोड़ अरब, लगभग 1.9 अरब साल लग जाएंगे, 1.9 अरब साल लग जाएंगे, तब ये पैसा जो है 1 मोल खर्च होगा। जब हर सेकंड हम 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, मतलब 1 करोड़ हर सेकंड खर्च करने के बाद भी कितना समय लग जा रहा है? 1.9 अरब साल लग जा रहा है 1 मोल खर्च होने में। अब समझ में आया कितना बड़ा नंबर है बच्चों? बहुत बड़ा नंबर है। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन रह गई तो इसी तरह के एक और क्वेश्चन कराते हैं, अभी फील आएगा आपको कि क्या होता है मोल, है ना। क्यों ज़रूरत पड़ गई मोल की? इसीलिए ज़रूरत पड़ गई बच्चों क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि हमारा लाख करोड़ उस पर काम नहीं करता है, उस पर सीधे मोल से हम लोग डील करते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट क्रेडिटेड इन वन पर्सन अकाउंट इफ़ 1 मोल रुपी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटायर पॉपुलेशन प्रेजेंट ऑन अर्थ? क्या होगा अगर 1 मोल रुपए जो है हम पूरी धरती पे जितने भी व्यक्ति हैं सबके बीच में 1 मोल रुपए लें और बांट दें, और बराबर बराबर बांट दें, है ना। 1 मोल मेरे पास पैसा है, रुपया, और धरती पे जितने लोग हैं सबको हमने बराबर बराबर बांट दिया, तो एक आदमी के पास कितना रुपया आएगा? ठीक है ना। और अप्रॉक्सीमेटली ले लीजिए पॉपुलेशन जो अर्थ की है वो 7 बिलियन। 7 बिलियन का मतलब 7 × 10⁹ 10⁹ मतलब समझ रहे हैं ना, 1 के बाद 9 जीरो, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतनी है पॉपुलेशन इंडिया, मतलब पूरे अर्थ की, इंडिया की नहीं पूरे अर्थ की। तो क्या कह रहा है, कितना रुपये मिलेगा 1 पर्सन को अगर बराबर अमाउंट बांट दिया जाए 1 मोल का पूरी दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन कितनी लेनी है? 7 बिलियन। अब सोल्यूशन देखिए, अब इसके बाद आप लोगों को अच्छे से एकदम फील आ जाएगा। टोटल पॉपुलेशन ऑन अर्थ कितनी है? 7 बिलियन। अमाउंट दैट 1 पर्सन विल रिसीव, कितना रिसीव करेगा? देखिए 6, इतना तो मोल होता है, 1 मोल में इतने नंबर होते हैं, और कितने लोग हैं, मतलब मान लीजिए आपको 500 रुपये दिया जाए और कहा जाए कि 5 लोगों में बांट दीजिए, तो क्या करेंगे आप? 500 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 100 रुपये आएगा, 100 रुपये 5 लोगों को बांट देंगे। या आपको दे दिया जाए 10,000 रुपये, कहा जाए कि 4 लोगों में बांट दीजिए, तो आप क्या करेंगे? 10,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 2,500 आएगा, 4 लोग को 2,500 दे देंगे। उसी तरीके से अगर 1 मोल दिया है और कहा गया कि 7 बिलियन में बांट दीजिए, तो 7 बिलियन से डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा वो एक आदमी को मिल जाएगा। यानी कि जब जैसे ही हमने 1 मोल को 7 बिलियन पूरे अर्थ की पॉपुलेशन से डिवाइड किया, 85 ट्रिलियन आ गया। मतलब इतना रुपए मिलेगा एक आदमी को, मतलब आप अंबानी से भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, ठीक है। पूरी धरती पे जितने लोग हैं सबके पास 85 ट्रिलियन हो जाएगा अगर पूरी दुनिया के सभी आदमियों को बांट दिया जाए सिर्फ 1 मोल रुपए। बात समझ में आई? हर आदमी के खाते में कितने आएंगे अकाउंट में? 85 ट्रिलियन, ठीक है। कोई गरीब बचेगा ही नहीं, इतना अमीर हो जाएंगे कि पूरी ज़िंदगी खाते रहेंगे, 7 पुश्त क्या 77 पुश्त खाते रह जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा बच्चों, ठीक है। फार्मूला टू फाइंड मोल। अच्छा, कुछ फार्मूले को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए, फार्मूला पहला क्या है? नंबर ऑफ मोल। मोल को क्या किससे दिखाते हैं? n से।
मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। यहाँ पे वेट जो रहेगा ग्राम में रहेगा और ये मोलर मास होता है। मोलर मास अभी समझाए थे ग्राम पर मोल में आता है, जैसे वाटर का 18 था और H2SO4 का 98, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 था, दिखाए थे ना, सबका मोलर मास होता है हर कंपाउंड का। तो यहाँ पे मास दिया होगा कुछ क्वेश्चन में, नीचे हम उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, मोल मिल जाएगा। या नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर, मतलब कोई बहुत बड़ा नंबर दिया रहेगा कि इतना एटम या इतना मॉलिक्यूल या इतना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ है, कितना मोल है पूछ ले, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन अपॉन एन मतलब हमारे स्टैंडर्ड, जैसे 24 केले दे रहा था, पूछ लेता कितना दर्जन, तो हम अपने स्टैंडर्ड 12 से डिवाइड कर दे रहे थे। उसी तरीके से हमको कुछ नंबर दे दे कि 12.044 × 10⁻²4, तो हम उसको किससे डिवाइड करके मोल निकाल लेंगे? अवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 से जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारा मोल आ जाएगा। तो मोल का ये दूसरा फार्मूला हो गया। मोल का एक और फार्मूला होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, लेकिन अभी देख लीजिए। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर, जो भी वॉल्यूम इन लीटर रहेगा, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में कि इतना वॉल्यूम है, मान लीजिए 500 ml है, 2000 ml है ना, 2000 ml मतलब 2 लीटर। अब पूछ ले कितना मोल, तो 2000 लीटर ऊपर लिखेंगे और 22.4 लीटर जो है हम नीचे लिख देंगे, हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक है। अब STP वगैरह पे इसका थोड़ा सा कन्वेंशन बदल चुका है बच्चों, उसके हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जब क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा उसमें बता देंगे। ठीक है, चलिए। फोर्थ, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये मोलर मास नहीं है बच्चों, मोलर मास में m0 लगता है और मोलैरिटी में m0 नहीं लगता है। मोलर मास एक तरीके से ग्राम पर मोल में, एक मोल में कितना ग्राम होता है ये बताता है, और मोलैरिटी क्या बताती है, कितना कंसंट्रेशन है पर लीटर, कितना सल्यूट प्रेजेंट है। ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये m0 कहीं देखिए और m देखिए, ये काटा है मैंने, ये m0 नहीं है, सिर्फ m है। तो मोलैरिटी जो होती है वो कंसंट्रेशन बताती है। जैसे कंसंट्रेशन मतलब क्या, हम एक गिलास पानी लें, चीनी 1 चम्मच डालें तो हमको मीठा लगेगा, 1 चम्मच और डाल दें, उसी में 2 चम्मच और डाल दें, तो जैसे जैसे चम्मच चीनी बढ़ाते जा रहे हैं वो और मीठा होता जा रहा है, मतलब और कंसंट्रेशन सल्यूट की बढ़ती जा रही है। तो उस वाली चीज़ के हम लोग मोलैरिटी यूज करते हैं। बात समझ में आई? तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, मोल आ जाता है। बस इस फॉर्मूले को अभी दिखाना था, अब इसका एप्लीकेशन मैं समझाऊंगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा बच्चों, घबराइए नहीं। अच्छा, STP पर क्या होता है, एक बार 273 केल्विन, न्यू कन्वेंशन ऑफ आईपैक 22.7, ये कहना चाह रहा है कि मतलब 22.7 से डिवाइड करिए। हम 22.4 बोल रहे हैं ना, ये कह रहा है 22.7 से करिए। तो ये थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि 1 बार और 1 ATM में थोड़ा सा फ़र्क होता है बच्चों। ये सब चीज़ें मैं क्वेश्चन कराते समय ही क्लियर करा दूँगा। ठीक है, एक ATM कितना होता है ना, तो एक ATM होता है 1.01325 बार, है ना, पास्कल होती है इसकी SI यूनिट। तो अभी जो है बात किया जाएगा, फ़िलहाल जो है इस पर आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अच्छा चलिए, ATM क्या है, बार क्या है, ये प्रेशर की यूनिट है बच्चों। जैसे एक ATM प्रेशर का क्या मतलब हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है पर सेंटीमीटर क्यूब एरिया पे, पर सेंटीमीटर क्यूब एरिया पे एटमॉस्फेयर के एयर से लगने वाला जो प्रेशर है वो कितना है, उसी को हम लोग 1 ATM कहते हैं। लेकिन ये हर जगह अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं गड्ढा है, तो जैसे ऊपर रहेंगे तो एयर जो है कम मिलेगी, है ना। भारी गैसेस तो नीचे हैं, ऊपर क्या होती है, हल्की गैसेस होती हैं। तो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे प्रेशर कम हो जाता है, नीचे जैसे जैसे जाएंगे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो कहाँ का प्रेशर एक ATM कहलाएगा बच्चों, सी लेवल का। समुद्र के लेवल पे किसी भी जगह आप रह रहे हो वहाँ के प्रेशर को 1 ATM बोला जाता है। तो 1 ATM समझ आ रहा है, ये जो है थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा होता है 1 बार से। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स के बारे में आप देख लीजिए कि इनका मास वगैरह क्या होता है, चार्ज वगैरह क्या होता है। पार्टिकल्स, मास एंड चार्ज। पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों, 9.1 × 10⁻³ kg, इतना मास होता है, बहुत छोटा है ये 10⁻³ को बहुत बड़ी चीज़ ना समझिएगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 1 के डिवाइड में क्या है, 10⁻31, मतलब 1 के बाद 31 जीरो, मतलब ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg याद रखेंगे। चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ये अपोजिट, माइनस और प्लस अभी हम बताएंगे कि अपोजिट दिखाता है। इस माइनस और प्लस का कोई बहुत खास मतलब नहीं। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है और प्रोटॉन पे प्लस होता है। ये माइनस दोनों में रहेगा, यहाँ मैग्नीट्यूड में मत जाइएगा। इससे पहले स्टार्टिंग में ये माइनस जो है इलेक्ट्रॉन पे है और प्लस जो है प्रोटॉन पे है। ये दिखा रहा है क्या कि बस अपोजिट इन नेचर है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। बात समझ में आई?
इलेक्ट्रॉन का मास पूछे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है ना, कैलकुलेशन में ये माइनस हटा दिया जाएगा, घबराइए मत आप, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। प्रोटॉन्स, अब प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 27 माइनस 27 kg। अब बच्चों प्रोटॉन का मास ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है? सर 31 ज़्यादा लग रहा है, तो बच्चों यहाँ माइनस भी तो लगा है। जब माइनस लगता है और पावर बढ़ती है तो इसका मतलब वो नंबर छोटा हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से बहुत छोटा होगा। कितना छोटा होगा? लगभग 1836 टाइम छोटा होगा। 1836 टाइम छोटा होगा प्रोटॉन से। किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा। बात समझ में आई? अच्छा, तो प्रोटॉन पे मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। और चार्ज कितना होता है? सेम, कितना इलेक्ट्रॉन का होता था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये क्या है? प्लस में है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। इसका भी मास होता है, जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है। और चार्ज इस पर क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज। बात समझ में आई? तो सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में सच में कोई फ़र्क नहीं है बच्चों, थोड़ा सा फ़र्क है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है ना, हमने बताया कि 1836 टाइम किससे कम है? प्रोटॉन से। अब अगर इलेक्ट्रॉन के मास को हम बोल दें कि इतना है, तो इससे जो है 1836 टाइम ज़्यादा कौन होता है? प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम ज़्यादा क्या होता है? न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन का मास ऐड कर दोगे तो न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा। बात समझ में आई? इसलिए अप्रॉक्सीमेशन में दोनों को सेम ले लिया गया। और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? जीरो, कोई चार्ज नहीं बच्चों। अब क्या कह रहा है बच्चों? कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर है तो उस पर चार्ज कितना होगा ये बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या भी देखे हैं पीछे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? जो 1 मोल की वैल्यू रखेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लिखा है तभी चार्ज नीचे रखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। ठीक है ना, ये कहने का मतलब क्या है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है, मोल की जगह बस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 रख देना है। अब देखिए निकालेंगे कैसे। सबसे पहले चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? अभी पढ़ गया है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो कैलकुलेशन में आप इसको स्किप कर दीजिए, मैंने पहले भी बोला था कि ये माइनस का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है। 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू दिस मच चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 3 इंटू दिस मच नंबर। ठीक है ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ रही है यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो अगर 1 पे इतना चार्ज है, 2 पे 2 इंटू दिस है, 3 पे 3 इंटू दिस है, तो 1 मोल में क्या होगा? 1 मोल में कितने नंबर होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? तो इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आ जाएगा। मतलब 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए चार्ज में, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये देखिए 1 मोल ये हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना हो गया। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 96487 कूलम आया। ठीक है, ये कूलम जो है इसको अप्रॉक्सीमेटली में हमने क्या कितना ले लिया? 96500। यही कन्वेंशन है, 96500। कोई पूछे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है कूलम में बताइए, तो 96500 कूलम होता है। और कोई पूछ ले कि फैराडे में बताइए, तो आप बच्चों जान लीजिए कि यही 1 फैराडे के बराबर होता है। तो 1 फैराडे कितना हुआ? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, उस पर जितना चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? 1 फैराडे है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, दोनों को मल्टीप्लाई किया इतना आया कूलम में, और इतने ही कूलम को हम 1 फैराडे कहते हैं। तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 96500 कूलम, और इसी को क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कूलम में इतना होता है और फैराडे में इतना होता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। अभी आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा बच्चों, कोई बात नहीं, इसमें आप बहुत कुछ समझ जाएंगे और आगे आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट इसका खड़ा है। अभी भी जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग अपने आप में, लेकिन बहुत छोटे लेवल का है ना।
अभी उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको आगे चल के जब स्टोइकियोमेट्री वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए क्वेश्चन, ये आपके 11th से काफ़ी ऊपर चला जाएगा बच्चों, है ना, बहुत ही ज़बरदस्त वे में मैं पढ़ाऊँगा। मोल कॉन्सेप्ट अपने आप में एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1.1/2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कह रहा है कि 1/2 मोल इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब 1/2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है, तब कितना चार्ज होगा। तो हम अभी निकाले हैं कि 1 मोल पे कितना होता है, 1 मोल इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे। मतलब 1 मोल पे 1 फैराडे, तो हाफ मोल पे हाफ फैराडे, इसमें कोई फ़र्क तो है नहीं, समझ में आया। तो हाफ मोल इलेक्ट्रॉन पे हाफ फैराडे चार्ज होगा, ठीक है ना। आप लोग इसको कर लीजिएगा सेल्फ। अब देखिए कह रहा है कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल प्रोटॉन्स। अब हमने क्या बताया था कि 1 मोल प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होगा, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का होता है। आज समझ में आए, बस क्या फ़र्क होता है, ये अपोजिट होता है साइन में। तो 1 मोल इतना होता है और 1 प्रोटॉन का चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बराबर होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 फैराडे। तो 1 मोल प्रोटॉन का भी चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे। बस क्या हो जाता है, नेचर अपोजिट होता है, इसीलिए तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को ये। अच्छा नोट, चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम बट अपोजिट इन नेचर। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। चलिए, तो 1 मोल प्रोटॉन हो या 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो, दोनों पे 1 फैराडे का चार्ज आएगा, जिसको हम कूलम में अगर लिखना चाहें तो 96487 कूलम होता है, लेकिन क्या लिखते हैं हम उसको 96500, अप्रॉक्सीमेटली उसको 96500 कूलम बोल दिया जाता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज। कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ लिथियम प्लस आयन। अब देखिए सेम वही बात हो गई, लिथियम प्लस का मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, एक लिथियम के पास 1 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो 1 मोल के पास 1 मोल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो 1 मोल का चार्ज अभी तो निकाल के आए हैं। देखिए 1 लिथियम प्लस पे कितना होगा, 1 इंटू दिस मच कूलम, 1 प्रोटॉन का चार्ज इतना होता ना, तो 2 लिथियम पे कितना होगा, 2 इंटू 1 प्रोटॉन का चार्ज, 3 इंटू 1 प्रोटॉन का चार्ज, तो 3 लिथियम प्लस पे निकल आएगा। तो 1 मोल पे कितना होता है, 1 मोल लिथियम आयन का अगर हमको चार्ज निकालना हो तो 1 मोल रखेंगे इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम कर देंगे, तो हमारा 1 मोल एलाइड प्लस पे चार्ज आ जाएगा। ये वही सेम क्वेश्चन हुआ, कितना 1 मोल प्रोटॉन पे चार्ज होता है। एलाइड प्लस मतलब नथिंग, इसमें क्या है, 1 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब 1 प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन 1 मोल एलाइड प्लस है, तो 1 मोल को 1 प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 फैराडे आ गया। अब टोटल चार्ज इन फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू चार्ज ऑन 1 आयन। सेम फार्मूला दिख रहा ना, कि जो चार्ज है ऑफ 1 मोल लिथियम प्लस आयन, मतलब कोई भी चार्ज होगा स्पेसिफिक फैराडे में अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे एक आयन पे कितना चार्ज है। देखो यहाँ 1 आयन पे 1 चार्ज था, अभी ऐसा हो सकता है कि Mg2 प्लस है, तो Mg2 प्लस में 2 चार्ज होगा। देखो अभी आप लोग इसको समझेंगे। कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ Mg2 प्लस आयन, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या था, लिथियम प्लस में 1 चार्ज था, Mg2 प्लस में 1 आयन पे 2 चार्ज थे, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, 1 मोल के लिए सेम यही रहेगा, और 1 Mg पे कितने 2 प्लस हैं, 2 प्लस है ना, तो 2 इंटू दिस मच नंबर, तो यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 2 आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन पे। तो इसको आप अपने आप से कर लेंगे, उतना आपका फैराडे आ जाएगा, ले देंगे वो 2 फैराडे आएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे हिंट कर दिया मैंने, इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। कैलकुलेट चार्ज ऑन 3 मोल ऑफ Ca2 प्लस आयन। तो 1 मोल पे कितना होता है ना, 1 मोल पे कितना होता है चार्ज, देखो 1 मोल पे होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू दिस मच चार्ज, ठीक है ना। तो 3 मोल पे कितना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस समझ में आ रही है। तो इसको भी सेल्फ करिएगा, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेल्फ कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो लिखिएगा सर ये नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा उसके बाद। अब आज के लिए एक थोड़ी सी ट्रिक बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है कि अगर आपको एटॉमिक मास याद करना है, वैसे तो आपको बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास याद होने चाहिए, सर जनरली नहीं याद होता है, तो आप क्या करें, ऐसे लिख लें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम 2 होता है, लिथियम 3 होता है, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे ही 1 से बढ़ता चला जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है बच्चों, जो ऑड होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, और जो इवन होते हैं उसमें
जो ऑड होते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब जितना मान लीजिए ये देखिए 1, 4, 7, 17 और 18 ये एक्सेप्शन होंगे, 1, 4, 7, 17 और 18 बाकी के लिए है, ये इसके लिए भी नहीं है। ये जो रूल है, अगर हमारा इवन है तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करिए काम चल जाएगा। एटॉमिक नंबर 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करिए मास नंबर आ जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर 4 है तो ये देखिए 4 यहाँ एक्सेप्शन है। एटॉमिक नंबर 5 है तो 5 ऑड है ना, ऑड में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा 10, 1 ऐड कर दीजिए 11, इसका एटॉमिक मास आ गया। अब देखिए कार्बन 6 नंबर का एटॉमिक नंबर होता है, इसको 2 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये इवन है तो 12 आ जाएगा। बस 1, 4, 7, 17, 18 एक्सेप्शन है, बाकी सब क्या है ऐसे ही करना है। इवन वाले के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑड वाले के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे, सबका मास आ जाएगा। और यहाँ पे जो 20 तक तो आपके ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। 1, 4, 7, 17 और 18 एक्सेप्शन याद रखिएगा, 20 तक आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। आप पीरियोडिक टेबल का यूज करिएगा, ठीक है ना। और जो ये वाला है 21 से 30, इसको कैसे याद करें सर? इसको याद करने के लिए आप क्या करिए, इसका 21, 22, 23, 24 ये तो एटॉमिक नंबर तो पता होना चाहिए, तभी आप मास नंबर निकाल पाएंगे, नहीं तो पहले जाइए एटॉमिक नंबर देखिए किसका कितना है पीरियोडिक टेबल में जाके, ठीक है। तो इस कंडिया में क्या है कि 21 इसका एटॉमिक नंबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और 3 ऐड कर दीजिए। इसको 22 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 ऐड कर दीजिए। इसका 23 होता है, ये आपका वैनेडियम है। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 23। तो इसमें क्या करना है, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 46 + 5 51 इसका मास हो जाएगा। क्रोमियम 24 इंटू 2 कितना होता है? 48 + 4 54। कहने का मतलब ये बच्चों, यहाँ देखिए पैटर्न दिख रहा है 3 4 5 4 5 4 5 3 5, ये दिख रहा है पैटर्न 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5, ये पैटर्न दिख रहा है ना, यही बस ऐड करना था डबल करके, ठीक है। तो एक बार मैं ऐसे स्लाइड चला दे रहा हूँ पूरा, आप लोग ध्यान से पूरा इसको ट्रिक को समझ लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं है, जो ज़रूरत के होंगे वो याद कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपका एटॉमिक मास याद करने का ट्रिक है 30 नंबर तक, बस सारे के सारे एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है। 30 नंबर के भी ऐसा नहीं कि उसी में सब काम चल जाएगा, बीच में आयरन आएगा और आयरन का इसमें होगा फिलहाल, आयरन 56 होता है, ये देखिए 26 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई किया 52 + 4 ऐड कर दिया 56 इसका एटॉमिक नंबर आ गया, एटॉमिक मास आ गया। नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास होता है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, ठीक है ना। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में होता है वही उसका क्या हो जाता है? एटॉमिक नंबर हो जाता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, मैं अलग से जो भी होगा, जो ये एलिमेंट्स लिखा है ये तो याद होना ही चाहिए आपको, ये एटम के एटॉमिक मास, बाकी और भी जो होंगे मैं करवाता रहूँगा बीच में, मोल कॉन्सेप्ट के दौरान हो जाएगा। चलिए अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 2.5 मोल्स ऑफ फॉस्फेट आयन। अब क्या है सोल्यूशन, टोटल चार्ज इन फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑन 1 आयन। यही हमारा फार्मूला था कि फैराडे में चार्ज निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स जितना भी दिया हो उसको एक आयन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल चार्ज इन फैराडे कितना हो जाएगा? मोल कितना है? 2.5 मोल, और एक आयन पे कितना चार्ज है? 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, तो 3 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? दिस मच चार्ज। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 7.5 फैराडे आ गया। इसको आप लोग सिर्फ सोचने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान है। अब मैं यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ वीडियो, ठीक है ना बच्चों? ठीक है, एक लेक्चर और दे दूँगा तो इस तरह के सारे क्वेश्चन जो हैं आपसे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। आपको एक कॉन्फिडेंट गेन हो जाएगा कि अब सर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बना लूँगा। अभी भी बच्चों ये कंप्लीट नहीं है, मोल को हम लोग अभी बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, है ना। ये अपने आप में कम से कम 6-7 लेक्चर लेगा, और 6-7 लेक्चर में मैं ऐसा पढ़ाऊँगा बच्चों कि आप लोगों को हर एक चीज़ की एकदम डीप नॉलेज हो जाए, ठीक है बच्चों। मोल कॉन्सेप्ट आपको हर जगह काम आता है, ठीक है। रेडॉक्स में काम आएगा, इक्विलिब्रियम में काम आएगा, इवन 12th में जब आप जाएंगे तो सॉल्यूशन चैप्टर में काम आएगा, हर जगह 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 इसका यूज है। मोल अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो आप समझिए कुछ नहीं पढ़े केमिस्ट्री में, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे केमिस्ट्री के लिए, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो। अगर मोल जिसने समझ लिया उसके लिए सब आसान हो जाता है। तो 9th 10th में तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 11th के ऑनवर्ड आपको जगह जगह पे मोल से डील करना पड़ेगा। कोई भी रिएक्शन लिखी रहती है जो बच्चों, वो मोल में ही लिखी रहती है। आप कभी भी ऐसा ना समझिए कि ऐसे लिखा है H2 + O2 गिव्स अस H2O, और इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो हाफ मॉलिक्यूल O2 का नहीं रिएक्ट करता बच्चों। इसका मतलब यह है कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस आधे मोल ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके 1 मोल वाटर देंगे,
ये होता है इसका मतलब। तो हम लोग जो रिएक्शन पढ़ते हैं वो भी मोल के टर्म में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और इसी में मैं कोशिश करके आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, ताकि आप लोग आगे जब टाइट्रेशन वगैरह करें लैब में तो उसका यूज करके आसानी से आप लोग कर सकें, ठीक है ना। तो वो भी मैं एक्स्ट्रा में समझा दूंगा जो इससे बियॉन्ड है थोड़ा, है ना। 11th स्टैंडर्ड में ज़्यादातर लोग उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं वो भी पढ़ाऊँगा। तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मज़ा बहुत आएगा। जैसे जैसे आपकी डीप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी ना, फिर मैं जो क्वेश्चन लगवाऊँगा उससे आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और इस पैटर्न पर नहीं है, पैटर्न बदलेगा। अभी मान लीजिए आपको चार्ज पूछ रहा है, आगे क्या देगा, मास देगा। मास देगा, वो पूछेगा कितने मोल इसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ना। फिर और आगे बढ़ेगा तो वॉल्यूम दे देगा, फिर वो बोलेगा कि इतना वॉल्यूम है बताइए, वेट बताइए, या उसका कितना चार्ज है बताइए प्रोटॉन का, या कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ये बताइए। कुछ भी इस तरीके का पूछ सकता है। तो बहुत सारे हज़ारों तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो मोल कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जितना भी मैंने पढ़ाया उसको ध्यान रखेंगे, और बिल्कुल घबराएंगे नहीं बच्चों। जल्दी ही इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे, निपटा देंगे। इसके बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर मूव कर जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।